हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के हिंदी चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति के प्रश्न उत्तर का डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, आप लोग वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते थे। तो इसका आंसर है कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है। यदि मुझे सामने खड़ा करके कोई पीछे से बताए कि मुझे क्या करना है तो मैं इस नेतृत्व स्वीकार करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बातों को सुनूँगा, उन्हें हल करने का प्रयास करूँगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा और उसे हर किसी को मानना भी पड़ेगा। तब तो नेतृत्व का कोई अर्थ है और तभी क्रांति सफल हो सकती है। यह जयप्रकाश नारायण का मत था, उसका विचार था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिकी प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है। चलिए आंसर देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है। वे साइंस के छात्र थे। वे कुछ दिन फूलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे। बिहार विद्यापीठ से वे ISC की परीक्षा पास किया। वे स्वामी सत्यदेव के भाषण सुने थे कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं, तो वे अमेरिका गए। वहाँ वे बागानों में काम किए, कारखानों में काम किए, जहाँ जानवर मरे जाते हैं उन कारखानों में भी उन्होंने काम किया। जब छुट्टी मिलती थी तो काम करके तो ज़रूर कमा लेते थे कि कुछ खाने के लिए इंतज़ाम हो जाता था, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे और कुछ पैसे फीस के लिए काम आते थे और बाकी हर दिन 1 घंटा रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम करते थे ताकि शाम का भोजन मिल जाए। घर में एक चारपाई थी जिस पर जयप्रकाश जी और एक अमेरिकन लड़का रहता था। वे दोनों एक साथ ही रजाई में सोते थे। इतवार के दिन या कुछ और टाइम में होटल के काम को छोड़ करके जूते साफ करने का काम भी करते, अर्थात जूते को साफ करते थे। इस प्रकार इतनी संघर्ष और गरीबी से वे वहाँ BA पास किए। ये बात तो सही है कि मेहनत रंग लाती है। स्कॉलरशिप मिलने के बाद वे डिपार्टमेंट का असिस्टेंट बन गए और फिर ट्यूटोरियल क्लास लेने लगे। तो इसके कहानी और इसके जीवन को देखकर प्रत्येक विद्यार्थी को सीखना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ मुश्किल को देखकर अपना पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं, कुछ परेशानियों को देखकर अपने सपने को पूरा नहीं करते हैं। खुद भगत सिंह ने कहा था कि विपत्तियां मनुष्य को पूर्ण बनाती है। जो व्यक्ति विपत्तियां को देख के डरते नहीं हैं वही आगे जाकर अपने मुकाम को हासिल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। उत्तर है, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका मानना था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को अपने को आज़ादी की लड़ाई से अलग नहीं रखना चाहिए, चाहे उस लड़ाई का नेतृत्व किसी भी वर्ग के हाथ में हो। यह विचार उन्होंने लेनिन से ग्रहण किया था। तो आप लोग के लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट में देना है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं,
उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो चलिए आंसर को देखते हैं। आंसर है कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया है। एक बार जयप्रकाश नारायण जी से पुलिस के उच्च अधिकारी मिलने आए और कहने लगे कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि अगर जयप्रकाश नारायण जी ना होते तो बिहार जल गया होता। यह सुनते ही नारायण जी प्रश्न करते हैं कि यदि ऐसा है तो फिर मेरे नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन और सभा में लोगों को आने से क्यों रोकते हो? क्या आप जनता से घबराते हो? जनता के प्रतिनिधि होकर उन्हीं के देश में उन पर प्रतिबंध लगाते हो और तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आती? अगर देश में कोई प्रजातंत्र का दुश्मन है तो वे लोग हैं जो जनता के शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उन पर लाठियां तथा गोलियां चलवाते हैं और उन्हें गिरफ्तारी करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ख है कि व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो नारायण जी के कुछ मित्र चाहते थे कि उनके और इंदिरा गांधी जी के बीच मेल मिलाप हो जाए। तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा तो गलत नीतियों, व्यर्थों सिद्धांतों और फालतू कार्यों से है। अर्थात जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि मेरा कोई व्यक्तिगत लोगों से झगड़ा नहीं है, बल्कि झगड़ा तो उनके नीतियों से है, उनके सिद्धांतों से है और उनके कामों से है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? तो जयप्रकाश नारायण का कहना है कि जब वो नौजवान थे तो बापू जब कोई बात कहते थे और वो बात जेपी के विचार से नहीं मिलते थे, अर्थात जेपी को वो बात अच्छी नहीं लगती थी, तो वे सीधे बापू के सामने बोलते थे कि बापू ये बात हम नहीं मानते। बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। जेपी जी कहते हैं कि मैं जवाहरलाल नेहरू को हमेशा भाई कहता था, बड़ा भाई। वो भी मुझे बहुत मानते थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। नेहरू जी का ही बड़ा ही स्नेह है मुझ पर, मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ, लेकिन उनमें भी बड़प्पन है कि वो कभी बुरा नहीं माने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जयप्रकाश नारायण से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो आंसर है कि भ्रष्टाचार की जड़ चुनावों की भारी खर्चा है। देश में होने वाले चुनावों में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से इकट्ठा किया जाता है और इसका कोई हिसाब किताब भी नहीं होता है। हम भी जयप्रकाश नारायण के कथन से सहमत हैं। इसे दूर करने का निम्नलिखित उपाय है। पहला, चुनावों के खर्च को कम किया जाए। दूसरा, चुनाव में किए गए खर्च का सारा हिसाब किताब लिखित में लिया जाए। और तीसरा, अधिक खर्च करने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? तो जयप्रकाश नारायण का कहना है कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवादी तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? तो संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की यही अपेक्षाएं थी कि उनका काम केवल शासन के संघर्ष नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए
बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वो पुलिस के हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलती है, उनके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। अर्थात गांव के तरह तरह के अन्याय होते हैं, ये तो समितियां उनका विरोध करेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण जी का सुझाव क्या है। तो चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला कि चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा, चुनाव पर होने वाला खर्चा कम करना चाहिए। तीसरा है, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करनी चाहिए। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। चुनाव के बाद मतदाताओं का अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। यदि जनता का कोई प्रतिनिधि गलत कार्य करता है तो संघर्ष समितियां उसे इस्तीफा देने के लिए बाध्य करे। अर्थात यह सभी सुझाव जयप्रकाश नारायण जी का था चुनाव के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। तो एक दिन जयप्रकाश नारायण जी मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। वहाँ दिनकर जी गंगा बहू से मिलने आए थे। वहाँ दिनकर जी बहुत ही प्रसन्न दिखे। एक दिन अचानक रात को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको बिलिंगडंग नर्सिंग होम अस्पताल पहुंचाया गया। रामनाथ जी गोयनका के द्वारा वह हर तरह का इंतजाम था, लेकिन दिनकर जी फिर भी ना बच पाए और उनका निधन हो गया, मतलब उसी समय उसका निधन हो गया। तो आप लोग बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल पर हिंदी के संपूर्ण अध्याय का ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते रहेगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब हम लोग अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद,